अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, इससे पहले नहीं। लेकिन जो काम हम इसमें किए हैं वो सेम टू सेम वही काम करेंगे इसमें भी। इसमें क्या है, प्रिज्म फार्मूला में रेफ्रैक्शन ही करेंगे, लेकिन ये जो डेविएशन यहाँ पर तुमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ डेविएशन हम लोग जो अभी निकाले हैं डेविएशन, उसको मिनिमम डेविएशन करना है। ये मतलब ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है और इस प्रिज्म के वजह से ये जो डेविएट हो रहा है, इतना ज़्यादा डेविएट हो गया है, ये कम से कम कितना मिनिमम डेविएशन हो सकता है, वो चीज़ हमको यहाँ पर निकालना है, ये चीज़ करना है। तो इसका एक कंडीशन होता है, आपको मिनिमम डेविएशन अगर आपको चाहिए, मतलब ये जो डेविएशन है ना, मान लीजिए 60 डिग्री आ रहा है, तो मिनिमम आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मिनिमम आप 23 डिग्री पर कर लिए या 20 डिग्री पर कर लिए, उससे मिनिमम नहीं हो सकता है। तो वही डेविएशन को मिनिमम करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो रे जा रहा है ना, ये वाला जो रे हम जिस तरह से ले गए हैं, ठीक है ना, ये इतना भागा, देख रहे हो ना, जैसे ये इंसिडेंट रे हमने इस एंगल से मूव करवाया इसमें I1 से, तो ये नियम के अनुसार से रेरर से डेंसर गया तो टूवर्ड्स द नॉर्मल करना था, तो इतना ही बैंड किया। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और बढ़ाएंगे तो और बैंड करेगा ना, हाँ, तो इतना बैंड करवा दो कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल चला जाए। बैंड तो होना ही है। सर कम हुआ तो क्या दिक्कत है, कम हुआ तो इसको बढ़ाओ। मान लो ये तुम्हारा 30 डिग्री पर हुआ था, इसको और बढ़ाओ, 35 करो। 35 करने से तुमको हो सके ये पूरा इसके पैरेलल आ जाए। अगर इसके पैरेलल आएगा तो तुम्हारे साथ एक चीज़ होगा, क्या होगा वो हम नेक्स्ट फिगर में आपको बता रहे हैं, इसलिए इस फिगर को मिटाए नहीं, समझा, कंपेयर इसीलिए कर रहे हैं। अब देखो फिर से बना रहे हैं। कंडीशन क्या है, आपका एग्जाम हॉल में फिगर भी होना चाहिए, वो पकड़ लेगा टीचर, ठीक है ना, कि आपका फिगर इस तरह का फिगर नहीं हो, यहाँ रेफ्रैक्शन है ओनली। लेकिन अगर आप प्रिज्म फार्मूला का डेरिवेशन कर रहे हैं तो आपका जो अंदर वाला जो रे है रिफ्लेक्टेड पैरेलल होना चाहिए बेस के साथ। तो चलो करके देखते हैं। जैसे फिर से वही नियम चल रहे हैं, ले गए, हिट किए, हिट कर दिए इंसिडेंट रे, उसके बाद अगेन यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, नॉर्मल। उसमें भी हमने यही काम किया था, नॉर्मल बना। ये तुम्हारा I1, ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, I1 था। अगर ये नहीं रहता तो ये स्ट्रेट जाता, ये उसमें भी हम करके बताए थे, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ रेरर मीडियम से ये डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है तो टूवर्ड्स बैंड होगा। लेकिन बैंड ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, टूवर्ड्स तब तो ये भी है, ये भी है, ऐसे ना हो जाए। ये बैंड अगर होना ही है ऐसे हो जाए, एकदम पैरेलल हो जाए। कैसे हो जाए, पैरेलल। तो एग्जाम हॉल में फिगर बनाते समय ध्यान दोगी, पैरेलल हो जाए। बैंड तो हुआ, ठीक है, I1 नॉर्मल से नॉर्मल के तरफ ही गया है, ये भी बैंड ही कहलाएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पर जो एंगल है, जो भी एंगल यहाँ पर तुम्हारा R1 आया, अब तो ये पैरेलल है, तो यहाँ पर जब नॉर्मल खींचोगे ना बच्चा, यहाँ पर जो नॉर्मल तुम खींचोगे ये N2, तो ये एंगल इसी के बराबर का होगा, R1 के बराबर का होगा, नहीं होगा, पैरेलल जा रहा है ना रे। तो ये अगर R1 है तो ये भी तुम्हारा R1 होगा, जो कि हमारा यहाँ पर लिखते थे उसमें R2 लिखते थे। क्लियर है। तो इस फिगर में क्या अलग है कि R1 तो R2 के बराबर है, तो उसे R मान लिया जाए। जब R1 R2 के बराबर है तो I1 और I2 इससे निकल, अब देखो ये कहाँ से, पहले देखो ये रेरर से हवा से शीशा में गया, ये जो एंगल बनाया होगा वही एंगल तो अब शीशा से हवा में जा रहा, उतना ही एंगल से ना निकलेगा, तो ये भी एंगल उतना ही बनाएगा। मतलब ये वाला जो I2 है और ये I1 है, ये भी बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि I1 I2 के बराबर I ही रख दो, तो इसका एंगल क्या I रखोगे, इसका भी एंगल I रखोगे,
इसका आर रखोगे तो इसका भी आर ही रखोगे। यहाँ तक समझ में आया? लेटर वही यूज कर लो, यहाँ पर तुम के लिखो, एल लिखो, एम लिखो और ये तुम्हारा रहने दो। यहाँ पर इस बार जो तुम्हारा डेविएशन अगर आएगा ना, इसको पीछे रिट्रेस करोगे, इसको पीछे ले जाओगे, डॉट डॉट करके ले जाना, ठीक है, डॉट डॉट करके ले जाओगे इसको इस तरह से। ये वाला जो एंगल आएगा ना डेविएशन का, वो एम लगाना, मिनिमम होगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो तुम्हारा इंसिडेंट रे या इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या कंडीशन क्या है मिनिमम डेविएशन पाने का? कंडीशन क्या है? इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल I1, इमर्जेंट एंगल I2, वो दोनों बराबर होना चाहिए। वो तभी बराबर हो सकता है जब वो पैरेलल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको मिनिमम डेविएशन आपको हाथ में मिलेगा, ठीक। फिगर में कुछ पूछना है? इसको एंगल ए दे दो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये मिनिमम डेविएशन है। अब इसमें प्रिज्म फार्मूला को ड्राइव करना है। प्रिज्म फार्मूला को ड्राइव करने के लिए पहला तो फिगर ऐसा ही बनना चाहिए। फिर सब दूसरा स्टेप क्या है? स्नेल्स लॉ लगाओगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ। कहाँ पर? एट एल पर लगा दो। कहाँ पर लगा रहे हैं? एल पर। क्लियर है? स्नेल्स लॉ बहुत इजी है। बोलो यहाँ पर क्या होगा? μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 इंटू साइन R1। तो बाबू इस बार तो दोनों सेम है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा साइन I1 डिवाइडेड बाई साइन R1 इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1। यहां तक पहुंचे? क्लियर है? अब I1 इसका वैल्यू कहां से खोजे? ये I1 एंगल खोजना है तुमको और R को खोजना है, ठीक है। देखो कैसे खोजोगे। तो इस डेरिवेशन में जो आपने यूज किया था, सबसे जो इंपॉर्टेंट बोले थे कि कभी भी इन दोनों एंगल का R1 और R2 को जोड़ोगे ना, तो वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर ही मिलता है। तो A इक्वल टू R1 प्लस R2, ये फार्मूला आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर R1 और R2 तो R के बराबर है, तो R प्लस R करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। और R का वैल्यू कितना आएगा आपका? A/2। इस तरह से आपने R का वैल्यू खोज लिया, ठीक। ऐसा ही I का भी वैल्यू खोजा जा सकता है, एकदम खोजा जा सकता है। I का वैल्यू खोजने के लिए फिर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताया गया था डेविएशन में कि I1 प्लस I2 माइनस A। अगर मिनिमम डेविएशन फॉर मिनिमम डेविएशन का बात हो रहा है, मिनिमम का बात हो रहा है, डेविएशन में m लगाओगे तो ये दोनों तो बराबर होगा। यही ना कंडीशन बोले हैं। कंडीशन फॉर मिनिमम कब हो सकता है? ये तुम लिखोगे कब? जब I1 और I2 आपस में बराबर होगा, तभी यहां पर मिनिमम मिल सकता है, ठीक है। एक सवाल तो ये भी बन सकता है कि चलिए आप मिनिमम डेविएशन का बात कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में ये भी बोल सकता है मैक्सिमम कब डेविएशन होगा, ठीक है। अभी तो आपने सर एक कंडीशन बताया है कि मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर होगा तो मिनिमम आपका डेविएशन होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन बोल दे, उसी को उल्टा कर दे क्वेश्चन कि मैक्सिमम डेविएशन कब होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए बच्चा याद रखना कि इंसिडेंट एंगल तुम्हारा अगर 90 डिग्री होता है ना, इंसिडेंट एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो तुम्हारा डेविएशन मैक्सिमम होगा। तो फिलहाल अभी हम यही करते हैं, वो भी पॉइंट में लिखवा देंगे। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I मानोगे, तभी यहाँ पर आपको मिनिमम मिलेगा। तो इसके जगह पर क्या लिख दें? I प्लस I A। इसको और थोड़ा सॉल्व करो, डेल m, बहुत अच्छा, 2I A, तो मिनिमम डेविएशन प्लस A डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू I। बाबू इस तरह से तुम लोग I भी आ गया और R भी आ गया।
इसी वैल्यू को पुट कर दो और जो रिलेशन तुम्हारा आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला का डेरिवेशन खत्म। ठीक है, तो चलो इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो μ12। ठीक है, तो साइन I1 R1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों सब बराबर ही है वहाँ पर, तो R ही लिखो। तो अगला स्टेप μ12 इक्वल टू साइन I कितना है बच्चा लोग देख के बोलो, प्लस A/2। ठीक है, और यहाँ पर साइन R का इक्वल टू कितना है, A/2। ठीक है, ये फार्मूला आपका प्रिज्म फार्मूला हो गया। ठीक, फार्मूला में देखो कभी भी वो भी फार्मूला था जहां एंगल ऑफ डेविएशन लाए थे, तो उस फार्मूला में भी तुम्हारा हम फार्मूला को लास्ट कहां किए, सिंप्लीफाई कहां किए, μ-1a। तो फार्मूला जो प्रिज्म का चैप्टर का है, ये फार्मूलाज है, उसको जहां तक हो सके तुमको रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म में रखना पड़ता है। देखो अभी भी जो फार्मूला लाए हैं वहाँ पर देखो ये क्या है, मिनिमम डेविएशन ही है एंगल ऑफ प्रिज्म में। मान लो तुमको अगर निकालना रह गया यहाँ पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी हम आपको बताएंगे कि ये प्रिज्म फार्मूला का यूज़ क्या है, क्यों इसे अगर हम लगा करके क्या फाइंड कर सकते हैं ये भी बताएंगे। अगर आपको निकालना है, प्रिज्म फार्मूला लगाना है, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम डेविएशन का वैल्यू और एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है। प्रिज्म के शेप से ही एंगल ऑफ, आप ये एंगल तो प्राप्त कर सकते हैं। मिनिमम डेविएशन अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप जान रहे हैं तो पुट करके आप निकाल सकते हैं। और क्या निकलेगा यहाँ पर देखिए, तो क्या निकलेगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, लेकिन ये किसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है। कभी आपके माइंड में ये सब क्वेश्चन आता है, कभी सोचते हैं कि टीचर लोग जो बोलते हैं कि मान लीजिए ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 लिख लो, ये वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 लिख लो, ये डायमंड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको 2.42 लिख लो, ये किरोसिन ऑयल जो होता है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है समथिंग 1.42 लिख लो। तो ये आया कहाँ से, ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता कहाँ से है, तो हम लोग भी बोल देते हैं ये एक्सपेरिमेंटली निकलता है। तो एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया क्या जाता है, एक्सपेरिमेंट में किया यह जाता है कि ये जो ग्लास है, ये ग्लास का जैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं आप, उस शीशा का हम लोग प्रिज्म बना लेते हैं, उस शीशा का हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिज्म बना लेते हैं, और प्रिज्म से ऐसा प्रिज्म शीशा का बना लिए और इंसिडेंट रे है ना मिनिमम एंगल पर भेजते हैं, ठीक है, और मिनिमम डेविएशन करवाते हैं। वहाँ पर लेज़र लाइट मारोगे ना तो ऑटोमेटिक ये दिखेगा आपका, मान लो ग्रीन कलर रेड कलर का मारते हो तो ये दिखेगा, ये इसके पैरेलल हुआ, समझ जाना कि एंगल मिनिमम डेविएशन हो रहा। वो एंगल अगर आप फाइंड कर लेते हैं और ये एंगल आपको एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो बैठा करके आप जो वैल्यू लाइएगा वो आपका नंबर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास का दे देगा। तो हम लोग जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ये सब जो वैल्यू निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म फार्मूला किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रिज्म फार्मूला यूज़ किस लिए किया जाता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए। लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर में 2 सवाल एग्जाम के लिए करके जाना है, एक तो प्रिज्म फार्मूला, लेकिन प्रिज्म फार्मूला पढ़ने से तुमका जैसे लेंस मेकर फार्मूला पढ़े, तो लेंस मेकर फार्मूला पढ़ने से क्या होता है, ठीक है, उसको पढ़ने से क्या होगा, फोकल लेंथ पता चलता है, उससे लेंस बनता है, लेंस मेकर, लेंस को बनाते हैं हम लोग। ठीक उसी तरह से डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये टॉपिक, ये चैप्टर को पढ़ने से 2 चीज़ आपको समझ में सीखने को मिलेगा कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने कोई भी ग्लास का, तो तुम बोलोगे सर ये तो ग्लास का निकला, ये वाटर का कैसे निकालेगा, वाटर का तो प्रिज्म बना नहीं सकते, एकदम बना सकते हैं, ये खोखला प्रिज्म बना दो, है ना, इधर इधर से शीशा लगा दो और इसके अंदर लिक्विड भर दो, है ना, उसके अंदर तुम लिक्विड भर दो जो लिक्विड का निकालना है, और फिर यही फार्मूला लगाओ प्रिज्म फार्मूला, उस समय भी तुमको क्या देगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। वो किसका देगा, इस लिक्विड का देगा, वो लिक्विड कोई भी यूज़ कर सकते हो।
तो मतलब ये एक्सपेरिमेंटली तुम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकालते हो वो उसको तुमको सिखाया जा रहा है। क्लियर है? और डिस्पर्सन ऑफ लाइट एक तरह का चलनी टाइप का है, चालना, ठीक है ना। जैसे चालते हो ना तो उसमें हम लोग जानते हैं, जैसे कभी भी पेंट उंट घर में करते हो तो देखना वाइट कलर का ही डब्बा आता है, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रेनर लेकर के उसमें मिला करके हम कोई भी कलर बनाते हैं, ठीक है ना। तो वाइट कलर जो बनता है वो 7 कलर से मिल करके बनता है, ठीक है। वाइट कलर जो बना हुआ है, मतलब अगर वो बना हुआ तो उसमें 7 कलर इनबिल्ट है। उसको चालेगा कौन, है ना, उसको सातों कलर को अलग अलग कौन करेगा, ठीक है, तो वो करेगा प्रिज्म। तो सेकेंड यूज ऑफ प्रिज्म क्या है, डिस्पर्सन, ठीक है ना। हर एक वाइट कलर को यहाँ से भेजेंगे और सातों कलर यहाँ पर हम लोग चाल देंगे, मतलब अलग अलग करके देख लेंगे। इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। समझ में आया? तो आज का क्लास प्रिज्म फार्मूला पर है, अगला क्लास डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर होगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट तुम्हारा क्या है कि जितना भी नेचर का खूबसूरती है, जैसे तुम अपना रूम को खूबसूरत बनाने के लिए एक में रेड कलर करवा देते हो, हाँ, डार्क में, एक में लाइट कलर करवाते हो रूम को सजाने के लिए। नेचर भी अपने आप को सजाने के लिए इसी का सहारा लेता है। तो नेचर के पास एक खुद का एक प्रिज्म है, स्ट्रक्चर है, जिससे वो हर एक कलर के, आकाश को देखो उसका कलर कुछ और है, शाम का कलर कुछ ऑरेंज हो जाता है सूर्य का। तो एनी टाइम नेचर भी सातों रंग में खेलता है। तो वो सातों रंग कैसे होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट से। तो वो अगला टॉपिक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रिज्म, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में कैसे फिगर में ध्यान देना वो भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इस फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला को पढ़ने से तुमको फ़ायदा क्या होता है ये। अच्छा, प्रदीप बुक में एक बहुत अच्छा लाइन दिया हुआ है, इस वो इसके लास्ट में पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ो। ये जो रिलेशन है उसके नीचे ये लाइन जरूर लिखोगे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। This relation is called prism formula. It is used for accurate determination of refractive index of a transparent medium of which the prism is built. जिससे प्रिज्म बना हुआ है, अगर उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना है तो आपको प्रिज्म फार्मूला को यूज़ किया जाता है। तो प्रिज्म फार्मूला पढ़ने से आपको क्या है वो लाइन जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, ऑफ। ये चालू कर दिया क्या?